नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने तलब किया था। गृह मंत्रालय की तरफ से उनको नोटिस भेजा गया था और हाजिर होने की बात कही गई थी, लेकिन इस मामले में जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में घमासान मचा हुआ था, ये कहा जा रहा था कि क्या अब राज्य सरकार जब इसकी मंजूरी नहीं दे रही है तो क्या कोई एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से लिया जाएगा। तो गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है उन तीनों आईपीएस अधिकारियों पर। इससे पहले आपने देखा कि ममता बनर्जी की तरफ से कई बयानबाजी भी हुई और उन्होंने मंजूरी देने से मना कर दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कानून के तहत, जो कानून है उसी के तहत तीनों ऑफिसर का तबादला कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र में तीनों अधिकारियों को तैनात किया गया है और ये जो पूरा मामला है, आप सभी को पता है बंगाल में किस तरीके की प्रशासन व्यवस्था चल रही है, शासन व्यवस्था चल रही है। जिस तरीके से वहाँ पर हिटलर शाही ममता बनर्जी की चल रही थी, उसके चलते ही बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं पर आए दिन अटैक हो रहे हैं। अब इसके साथ ही जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके काफिले पर पथराव होता है। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के कार पर जिस तरीके से अटैक होता है, शीशा टूट जाता है और उसके बाद वो बाल बाल वहाँ से बचते हैं। अब इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया था और ये कहा जा रहा था कि तीनों आईपीएस अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, उसके बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी और वही किया गया है। इस मामले में लापरवाही के आरोप में बंगाल के तीनों आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में तैनात किया गया है। गृह मंत्रालय ने आईपीएस कैडर रूल 6(1) के तहत कार्रवाई की है। ममता बनर्जी ने भी इस पर बयानबाजी की है और उन्होंने इसका विरोध भी किया है। अगर हम बात करें इस कानून के तहत, तो इस कानून के तहत डॉक्टर भोलेनाथ पांडे को 4 साल के लिए बीपीआरडी में एसपी के पद पर तैनात किया गया है और वहीं प्रवीण कुमार त्रिपाठी को एसएसबी में डीआईजी के पद पर 5 साल के लिए भेजा गया है। वहीं राजीव मिश्रा को आईटी बीपी में 5 साल के लिए आईजी के पद पर भेजा गया है। गृह मंत्रालय ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जो पथराव हुआ था, इसी मामले में इन तीनों अधिकारियों को केंद्र में तैनात कर बंगाल के गृह सचिव और डीजीपी को चिट्ठी लिखकर इन सब की जानकारी भी दी है। इससे पहले हमने देखा कि बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार आए दिन बयानबाजी कर रही थी और इससे पहले हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा दिया। तमाम चीज़ें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। मतलब बंगाल की जो राजनीति है पूरी तरीके से गरमाई हुई है। चुनाव से पहले इस तरीके के जो एक्शन केंद्र सरकार के तरफ से होते हैं, जनता को काफ़ी उम्मीदें थी कि जो वहाँ पर शासन प्रशासन व्यवस्था चल रही है उस पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें, एक और भी बड़ी खबर है कि 300 आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं जो केंद्र की रडार पर हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी उन्होंने वो नहीं संभाला है। बंगाल सरकार ने इन अधिकारियों को केंद्रीय डिपुटेशन पर भेजने से मना कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंजूरी देने से मना कर दिया गया था ममता बनर्जी की तरफ से। इससे पहले पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया था। जेपी नड्डा के बंगाल आगमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डायमंड हार्बर से गुजर रहे उनके काफिले पर पथराव किया था, जो टीएमसी के कार्यकर्ता और उनके नेता बताए जा रहे थे। काफिले में शामिल भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा भी टूट गया था और वो बाल बाल वहां से बचे थे। लगातार अगर हम देखें वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके घर पर किस तरीके से अटैक हो रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं को जान भी गंवानी पड़ी है। केंद्र सरकार अब जाकर जागी है इस मामले में। चुनाव सर पर है और उससे पहले ये जो एक्शन लिया जाता है, बहुत बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार लगातार ये कहती आई है कि जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है वो संवैधानिक नहीं है। इसके साथ ही वहाँ की जनता भी त्राही त्राही कर रही है, वहाँ पर बदलाव चाहती है जनता और जमीनी हकीकत देखकर टीएमसी के जो नेता हैं वो लगातार टीएमसी छोड़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी को ऐसे नेताओं को जगह नहीं देनी चाहिए जो टीएमसी में रहकर गुंडागर्दी कर रहे थे और इस तरीके की हरकतें उन्होंने की हैं। बल्कि ये कहा जा रहा है कि वो नेता जो अभी तक वहां पर रहकर एक ममता बनर्जी के लिए रणनीति तैयार कर रहे थे, जो रण तैयार कर रहे थे, वो भी अब मैदान छोड़कर बीजेपी के साथ चल लिए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तीनों आईपीएस अधिकारियों को जो पहले जिम्मेदारियां दी गई थी वो उन सभी जिम्मेदारियों का उन्होंने पालन नहीं किया है और इसीलिए उन पर ये बड़ी कार्रवाई
की गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर ममता बनर्जी का भी बयान आया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम केंद्र द्वारा राज्य की मशीनरी को छद्म रूप से नियंत्रण करने के प्रयास को अनुमति नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल विस्तारवादी और अलोकतांत्रिक ताकतों के सामने झुकने वाला नहीं है। इसके साथ ही ममता बनर्जी का दूसरा भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये कदम विशेष रूप से चुनाव से पहले संघीय ढांचे के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। ये असंवैधानिक और पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अब इस पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि क्या इन अधिकारियों को इसी तरीके से रखा हुआ है कि जो विरोधी पार्टी हैं यानी कि जो विपक्षी पार्टी हैं वहां पर पहुंचती हैं उन पर इस तरीके से अटैक किया जाएगा। तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहां पर बहुत ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन पर पहले भी सवाल खड़े हो चुके हैं कि वो पूरे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं करते। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, उनके पूजा स्थलों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा था। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ा अटैक सामने आया था। कोरोना काल में भी जिस तरीके से वहां पर शासन प्रशासन व्यवस्था चल रही थी उसको लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा था। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वहां की पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही थी, दोषियों पर आरोपियों को नहीं पकड़ा जा रहा था। अब इस सब को लेकर जनता का बड़ा सवाल था केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने 3 IPS अधिकारियों का तबादला किया है और उनको रास्ता दिखाया। इसके साथ ही जो 300 इनके समेत ही 300 जो IPS IAS अधिकारी जो केंद्र सरकार के रडार पर हैं, अब उन पर भी नकेल कसी जा सकती है। अब इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो 3 अधिकारियों का सेंट्रल डिप्यूटेशन हुआ है, इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच खींचतान बढ़ गई है। आमतौर पर किसी भी IPS अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में सेवा देने से पहले राज्य सरकार की सहमति ली जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है और जो कानून है उस कानून के तहत ये निर्णय लिया गया है। और ये जो कानून हमने आपको बताया कि IPS कैडर रूल 6(1) के तहत ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ममता बनर्जी की आलोचना की जा रही थी और 3 IPS अधिकारियों को जब तलब किया गया था तो उन्होंने आने से मना कर दिया था, इस पर भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे। इसके साथ ही महाराष्ट्र में जो शासन प्रशासन व्यवस्था है उसको लेकर भी लोगों ने सवाल खड़ा किया था। परमबीर सिंह जो लगातार मीडिया पर अटैक कर रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर तानाशाही चल रही है, उसको लेकर भी यही सवाल खड़े किए गए थे कि जिस तरीके से इन तीनों अधिकारियों को केंद्र ने नियुक्ति दी है, जिस तरीके से इनका ट्रांसफर किया गया है, इसी तरीके से परमबीर सिंह को भी वहां से हटाया जाए। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर भी इसी तरीके से कार्रवाई की जाए। लेकिन अब ममता बनर्जी जिस तरीके से इस पर भड़क रही हैं, ये सामने आ चुका है कि ममता बनर्जी ने जो रणनीति बनाई थी, जो रण उन्होंने तैयार किया था, बीजेपी ने अब उस पर कब्जा कर लिया है। इनके बड़े बड़े नेता TMC छोड़कर जा रहे हैं और इसीलिए ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। ममता बनर्जी इसीलिए इस तरीके से ट्वीट और केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाती आ रही हैं। इससे पहले हमने देखा कोरोना काल में लगातार ममता बनर्जी का बयान गृह मंत्री अमित शाह के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आता रहा है और अब जब इन तीनों IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है तो इस पर ममता बनर्जी बिफर चुकी हैं और ये कह रही हैं कि ये अलोकतांत्रिक और विस्तारवादी नीति के तहत हुआ है, इसके साथ ही ये असंवैधानिक है। लेकिन ममता बनर्जी को ये बात अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है वो भी संवैधानिक नहीं है। लोगों पर इस तरीके से अटैक, आए दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत सामने आ रही है, किस तरीके से उनकी मौत हो जाती है, उसे आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है, परिवार को किस तरीके से खत्म कर दिया जा रहा है, ये एक नहीं बल्कि हज़ारों खबरें पश्चिम बंगाल से आए दिन देखने को मिल रही हैं। वहाँ पर बांग्लादेशियों के किस तरीके से ID कार्ड, वोटर ID कार्ड, इसके साथ तमाम पहचान पत्र बनाए गए हैं जिससे ममता बनर्जी को चुनाव में फ़ायदा मिले। लेकिन ओवैसी भी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि ओवैसी वहां पर जाकर ममता बनर्जी का जो जनाधार है, जो वोट बैंक है, उसको काटने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसके साथ ये भी सामने आया है कि ममता बनर्जी के जो नेता हैं उन पर खुद ही अटैक हो रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी में आने की जिनकी चर्चाएं चल रही है, जिन्होंने TMC से इस्तीफा दिया है, उन्होंने खुद ये बताया कि 11 बार उन पर अटैक हुए हैं। इसके साथ ही उनको जो राज्य से सुरक्षा मिली हुई थी वो भी उन्होंने छोड़ दी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से उनको Z कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग भी ममता बनर्जी के विरोध में या ममता बनर्जी से अलग होने की कोशिश करते हैं उन पर किस तरीके से अटैक हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बिना ममता बनर्जी के बैनर पोस्टर के उन्होंने कई प्रोग्राम किए थे, कई उन्होंने रैलियां निकाली थी। अब इसी सब से ममता बनर्जी परेशान थी, बौखलाई हुई थी और उन पर जो अटैक हो रहे थे उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि वो
वो बड़ा खुलासा करेंगे। और साफ सी और जाहिर सी बात है, जब टीएमसी उन्होंने छोड़ा है और टीएमसी से अलग होकर वो कोई भी कार्यक्रम कर रहे थे तब उन पर अटैक हो रहे थे। इसका मतलब साफ है कि टीएमसी के गुंडों की जो बात बीजेपी के कार्यकर्ता करते आए हैं, बीजेपी के जो नेता बात कर रहे थे, जिस तरीके की वहाँ की जो आम जनता है उन पर जो टीएमसी के गुंडे जिस तरीके का अत्याचार करते हैं, वही वो अपने ही नेताओं पर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टीएमसी से अलग रुख अपना लिया था। इस पर ममता बनर्जी का भी बयान आया था। उन्होंने इस पर कहा था, ओवैसी जब वहाँ पर पहुंचे हुए थे, कि वोट काटने आए हैं और तमाम चीज़ें उनकी तरफ से कही गई थी। इसके साथ ही सौगत रॉय ने भी आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, टीएमसी जिन्होंने छोड़ा है, उस पर उनका बयान आया था। बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि जब उनको पद नहीं मिला, उनको वो कंट्रोल करना चाहते थे चीज़ों को, जब उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिली तो उन्होंने टीएमसी छोड़ दिया है। जबकि शुभेंदु अधिकारी ने बताया है कि 11 बार उन पर अटैक हुए हैं। आप समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल में प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से चल रहा है और तीनों अधिकारियों पर जो कार्रवाई की गई है ये बेहद ज़रूरी था। बाकी जो राज्य हैं जहां पर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उन लोगों को भी इससे सबक लेना चाहिए और लोगों की जो मांग है परमबीर सिंह को लेकर केंद्र सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।